व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर। लेकर आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज, आज डेट हो चुकी है 20 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं पर उसके फल मीठे हैं। जी गाइज, अरस्तु जी का यह कथन जो बहुत सच प्रतीत होता है जब हम करते हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी, और जब हमें करनी होती है पूरे मेहनत के साथ अपनी तैयारी। तो गाइज, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि जो शिक्षा होती है वो बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही उबाऊ चीज़ है, लेकिन जब हमें उसके मिलते हैं रिजल्ट, यानी अपनी मेहनत के मिलते हैं रिजल्ट, और वो बहुत होते हैं सुखद, तब हमें फील होता है कि जी हाँ, जो हमने मेहनत की थी वो आज रंग लाई है और जिसके रिजल्ट हैं बहुत कलरफुल। तो गाइज, हमें अपने बेटर फ्यूचर रिजल्ट के लिए करना है क्या? हमें आज करनी है कड़ी मेहनत, जो हमें देगी बाद में, यानी कि रिजल्ट के टाइम पे एक सुखद परिणाम। तो गाइज, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है? तो गाइज, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि जो भगवान राम हैं वो कहाँ के हैं? नेपाली हैं। यानी कि केपी शर्मा ओली ने कहा है कि जो भगवान राम है, जिनका जन्म अक्सर हम मानते हैं कि अयोध्या में हुआ है, ऐसा हुआ भी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, उनका जन्म कहाँ हुआ है? वीरगंज, नेपाल के वीरगंज स्थान पर हुआ है, जो कि मैप में यहाँ पर है। ये रेड स्पॉट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर है वीरगंज नाम का यह स्थान, जिनका केपी शर्मा ओली ने बताया है कि जो भगवान राम है उनका जन्म हुआ है यहाँ पर। क्यों बताया है, कहाँ बताया है, सारी बात करते हैं, आइए। तो गाइस, हाल ही में वहाँ के एक विद्वान थे जिनका नाम था भानुभक्त आचार्य जी का 206वां 206वां क्या था? जन्म दिवस महोत्सव था, जहाँ पर केपी शर्मा ओली जी गए उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में, और उन्होंने कहा कि भगवान राम जो है वो नेपाल के हैं। तो कौन है भानुभक्त, आइए जानते हैं। तो गाइस, जो भानुभक्त आचार्य हैं वो थे एक ट्रांसलेटर मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो रामायण थी, जो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण थी, उनका उसने किया था ट्रांसलेट। ठीक है गाइज, ट्रांसलेट किया था भानुभक्त जी ने, जिनका सेलिब्रेट किया गया था बर्थडे, 206 बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तो गाइज, उनकी इसी बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पर उन्होंने कहा कि जो भगवान राम है वो है क्या? भगवान राम नेपाली हैं। तो उन्होंने इतना कहा, उनके इस वक्तव्य पे उनके खुद देश के जो जनता थी, उन्होंने सवाल किया कि सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम जो हैं वो नेपाली हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स इतनी दूर से, यानी कि अयोध्या से जनकपुरी, यानी कि जो उनकी ससुराल है जनकपुर, जो कि नेपाल में है, इतनी दूर नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भगवान राम हैं वो कहाँ के हैं? वो नेपाल के हैं। तो उनकी जनता ने उन्हें खुद सवालों के घेरे में घेर लिया। ठीक है गाइज, तो ये था इस पूरी जो खबर थी, ये जो पूरी विवादित बयान था उनका, इसका एनालिसिस। और इसी के साथ कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो गाइज, 2018 में पीएम मोदी ने क्या किया था? नेपाल में की थी एक बस सर्विस शुरू की थी नेपाल में। नेपाल के कहाँ से? भगवानपुरी के, भगवान राम जो है उनके ससुराल, यानी कि अयोध्या से जनकपुरी में क्या की थी? पीएम मोदी जी ने बस सर्विस शुरू की थी। अयोध्या से जनकपुरी में बस सर्विस शुरू की थी, जो कि आपको रखना है याद। और जो 15 स्थान थे उसमें कवर किए गए थे इस बस सर्विस में। जो किया गया था किस पर्पस से? ताकि हमारे देश में आ सके टूरिज्म आ सके हमारे देश में, और जो टूरिज्म है वो इन प्लेसेस को, इन स्थानों को
क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। इसलिए जो बस सर्विस थी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वो शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, तो ये आपको रखना है याद, जिसको नाम दिया गया था रामायण सर्किट। रामायण सर्किट के नाम से ये बस सर्विस शुरू की गई थी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस आय स्तर के देश के तहत वर्गीकृत किया है। तो गाइस, विश्व बैंक ने भारत को कैटेगराइज किया है आय के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकम लेवल क्या है भारत में, भारत के देशवासियों का प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो उस हिसाब से क्या किया है वर्ल्ड बैंक ने भारत को वर्गीकृत किया है। कौन से कौन से कैटेगरी में रखा है भारत को, तो जिसका आंसर होगा निम्न मध्य आय। निम्न मध्य आय में रखा है विश्व बैंक ने भारत को। तो गाइस, जो विश्व बैंक है वो सभी देशों को, दुनिया के सभी देशों को 4 भागों में कैटेगराइज्ड करता है। 4 भागों में कैटेगराइज्ड करता है विश्व के सभी देशों को, जिनमें जिनमें होते हैं वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं। जिनमें पहला भाग होता है निम्न आय वाले देश। निम्न आय वाले देश, फिर है निम्न मध्य आय वाले देश, निम्न मध्य आय वाले देश, और तीसरा है उच्च मध्य आय वाले देश। उच्च मध्य आय वाले देश। चौथा है उच्च आय वाले देश। उच्च आय वाले देश। तो 4 कैटेगरीज हैं जिसमें विश्व बैंक करता है कैटेगराइज किनको, कंट्रीज को, दुनिया भर की कंट्रीज को। ठीक है, तो उसमें जो हमारा भारत है, वर्ल्ड बैंक ने भारत को रखा है निम्न मध्य आय वाले देशों में। तो गाइज, ये प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इन देशों को कैटेगराइज किया जाता है। तो जो निम्न आय वाले देश होते हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कितनी कम होनी चाहिए, $1035 से कम होनी चाहिए ये आय। ठीक है, तो 1035 से कम होनी चाहिए, $1035 से कम होनी चाहिए प्रति व्यक्ति की आय। तो वो होते हैं निम्न आय वाले देशों में शामिल। और जो निम्न मध्य आय वाले देश होते हैं वो किस में होते हैं, $1036 से $4045 वाले देशों में। $4000 तक जिनकी आय होती है, 1036 से $4000 तक जिनकी आय होती है वो होते हैं निम्न मध्य आय में शामिल। और उसी के साथ उच्च मध्य वाले देशों में क्या होती है, 4046 से जो आगे की जो $4046 से जिनकी ज़्यादा इनकम होती है वो होते हैं उच्च मध्य में शामिल। और जो उच्च आय वाले देश होते हैं, यानी कि जिनकी हायर होती है, वो होते हैं $12,536 जिनकी प्रति व्यक्ति आय होती है वो होते हैं उच्च आय वाले देश। तो गाइस, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और हमारा भारत, वो किस आय वाले देश में है, किस कैटेगरी में आए हैं, तो वो आए हैं निम्न मध्य आय वाले देशों में, पाकिस्तान और इंडिया। और साथ ही जो चीन है वो किस में आया है, उच्च मध्य आय वाले देशों में आया है। कौन, चीन। तो ये हमें याद रखना है चीन और भारत के बारे में, जिनको हम अक्सर कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है गाइस, तो आ गया है वर्ल्ड बैंक दोबारा से खबरों में। तो जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक का रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। तो गाइस, वर्ल्ड बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का एक साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1944 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो गाइस, ये हमको याद रखना है। और इनको कहा जाता है ट्विंस कहा जाता है। किसका, ब्रेटन वुड्स का ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स के जो एक सम्मेलन था उसमें ही इन दोनों का हुआ था इस्टेब्लिशमेंट। तो गाइस, ये हमको रखना है याद। और जो वर्ल्ड बैंक है वो मिलकर बनता है 2 ब्रांचेस से। वर्ल्ड बैंक 2 शाखाओं से मिलकर बनता है। एक होता है IBRD और IDA। IBRD और IDA जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर
फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, इन दो से मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक, जो कि आपको रखना है याद। और वर्ल्ड बैंक के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास हैं जो हैं वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन हैं, जो आपको रखने हैं याद, और जो हैं यूएसए के हैं डेविड मालपास। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है वॉशिंगटन डीसी, यानी कि कैपिटल ऑफ यूएसए। तो ये सब आपको रखना है याद। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना रहा। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है अमेरिका। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना रहा। कैसे बना रहा, आइए जानते हैं। तो गाइस उससे पहले हमें जानना होगा आयात और निर्यात के बारे में, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में हमको जानना है। तो गाइस क्या होता है कि जिस एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को, अपने सामान को बाहर किसी देश में बेचते हैं, और जो इंपोर्ट होता है वो होता है जब हम किसी सामान को किसी देश से खरीदते हैं, यानी कि अपने देश में किसी सामान को लाते हैं। तो गाइस अगर जो एक्सपोर्ट होता है वो इंपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, मुनाफा होगा, यानी कि ट्रेड सरप्लस होगा। ट्रेड सरप्लस होगा यानी कि बचत होगी। सरप्लस मीन्स बचत होगी, लाभ होगा। यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो हमें क्या होगा, ट्रेड सरप्लस होगा। और वाइस वर्सा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो हमें क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट होगा यानी कि हमें नुकसान होगा, डेफिसिट होगा। इसको कहते हैं कि हमें घाटा हुआ है, व्यापार घाटा हुआ है। इसको इनको ये दो टर्म आपको रखनी है याद, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। किन किन वजह से होता है, एक्सपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से होता है ट्रेड सरप्लस, और इंपोर्ट के ज़्यादा होने की वजह से होता है ट्रेड डेफिसिट। तो गाइस जो हमारा जो भारत है वो शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा यूएसए के साथ। उसमें क्या हुआ कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसके साथ, यूएसए के साथ, वो हमारा एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा। हम यूएसए के साथ एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, ठीक है गाइस। और चीन के साथ करते हैं एक्सपोर्ट कम, यानी कि चीन से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और यूएसए से करते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा। तो गाइस हमें इसलिए हम यूएसए के साथ क्या रहते हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, और चीन के साथ रहता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो गाइस जो ये खबर बनी है इसमें क्या हुआ है कि जो भारत है उसमें 2018 में क्या रहा था, हमारा यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस रहा था। कितने का रहा था, $16.86 बिलियन का हमारा रहा था क्या, सरप्लस, ट्रेड सरप्लस रहा था। यानी कि इतना हमें बचत हुई थी। और आगे आने वाले टाइम में यानी कि 2019 में भी हमारा ट्रेड सरप्लस ही रहा था, किसके साथ, यूएस के साथ। तो हमारा यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस ही रहता है, जो था $17.42 बिलियन का। ठीक है, तो इतना हमें सरप्लस रहता है और वो दिन ब दिन बढ़ता है। लेकिन चीन के साथ हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट बना रहता है। लेकिन अगर हमने उसके साथ अपने इंपोर्ट्स को कम कर दिया तो हम चीन के साथ भी ट्रेड सरप्लस में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख वॉन करमन पुरस्कार 2020 जीता है। गाइस जो हमारे इसरो है, इसरो के जो चीफ हैं जो हैं के सिवान को वॉन करमन पुरस्कार जीता है, या उन्हें दिया जाएगा। गाइस थोड़ी लिखने में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो उन्हें अभी जीता नहीं है, उनको दिया जाएगा वॉन करमन पुरस्कार, जो है ऑस्ट्रेलिया का एक हाईएस्ट पुरस्कार, अवार्ड, जो है एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल
एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमी अवार्ड है, जिन्होंने नॉमिनेट किया है भारत के इसरो चेयरपर्सन जो है के सिवान। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें, हमारे जो के सिवान जी हैं, हमारे इसरो के के सिवान जी हैं, चेयरपर्सन हैं, उनको इसरो सम्मानित करेगा। वो करेगा 2021 में, मार्च 2021 में इस पुरस्कार को देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वोन करमन पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला दिवस मनाया गया, वह किस देश की हैं? तो गाइज आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की हैं मलाला, जो है पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई। उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनके लिए एक दिवस घोषित किया गया था, डे घोषित किया गया था 2013 में। 2013 में उन्हें नोबेल पुरस्कार देने से पहले ही उनके लिए यूएन ने ये दिवस घोषित कर दिया था, जो 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मलाला दिवस। ठीक है गाइज, तो उनको जो मलाला था, आपको गाइज याद होना चाहिए कि इनको 2014 में, और दुनिया की सबसे छोटी महिला हैं जिनको सबसे कम उम्र में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। किस क्षेत्र में मिला? पीस प्राइज़ में मिला। और जो नोबेल पुरस्कार होता है, आपको मालूम होना चाहिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से एक होता है पीस का जो फील्ड होता है, उसमें जो मलाला है उनको यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पीस प्राइज़ 2014 में दिया गया था। और जो यूएन है उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि जो मलाला दिवस है वो 2013 में ही यूएन ने डिक्लेयर कर दिया था जो मलाला दिवस मनाया जाना था। तो गाइज ये आपको याद रखना है, 12 जुलाई को मलाला दिवस। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस पोर्टल ने राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट एक्सीलेंसी पुरस्कार जीता है? तो गाइज यह है इस पोर्टल दर्पण पोर्टल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने एलाइट एक्सीलेंसी पुरस्कार जीता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइज आजकल छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे काम कर रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है वो उसने शुरू किया है अपना ई लोक अदालत। तो गाइज कोविड-19 के चलते छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे काम कर रहा है, और उसने अपनी पुलिस के लिए भी एक संवेदनशील नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। ठीक है, जो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ आजकल बहुत ही अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। तो दर्पण, ये आपको पोर्टल याद रखना है, एलाइट एक्सीलेंसी पुरस्कार जीता है दर्पण पोर्टल ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में ऑस्ट्रिया में आयोजित स्टायरियन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता? तो गाइज इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने यह जीता है स्टायरियन ग्रैंड पिक्स अवार्ड 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत से चाबहार रेल परियोजना वापस ले ली गई है, किस देश में बनाया जाना है? तो गाइस ईरान में यह चाबहार रेल परियोजना थी जो भारत को बनानी थी, लेकिन अब ईरान ने फैसला लिया है कि जो ईरान है वो खुद ही अपनी इस रेल परियोजना को बनाएगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है और जिसको भारत को बहुत सीरियस लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आइए बात करते हैं। मैंने आपको कई बार पहले भी चाबहार के बारे में बताया है। चाबहार पोर्ट जो कि भारत ने बनाया था, ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया था, उस ईरान के मकरान कोस्ट पर, जो है ये मकरान कोस्ट, इस पर भारत ने बनाया था क्या? चाबहार पोर्ट, जहाँ से ये जिसको भारत को जाना था सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान से होते हुए। तो गाइस यहाँ पर क्या था कि भारत को जो चाबहार से जाहेदान तक, आपको दिख रहा है गाइस ये साइट, जाहेदान तक, चाबहार से जाहेदान तक भारत को बनाना था, एक रेलवे परियोजना बनानी थी, रेलवे बनाना था। तो जिस वजह से भारत 2016 में भारत ने इसकी ये बात की गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने आपको हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ाई थी,
जिसको आपको इंटरलिंक करते चलना है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है किस किस के बीच, चीन और ईरान के बीच, जिसको लॉयन एंड ड्रैगन एग्रीमेंट कहा गया था। तो गाइज उसमें चीन ने ईरान को अब अपने सहायता दी है बहुत ज़्यादा पैसे देकर। तो अब ईरान जो है चीन के नक्शे कदम पर चलने लगा है, इसलिए उसने भारत के जो रेलवे प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल करके कहा है कि हम इस रेलवे प्रोजेक्ट को खुद ही बनाएंगे। तो वो रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक था, जो आपको याद रखना है, चाबहार से जाहेदान तक ये आपको रेलवे प्रोजेक्ट हमको बनाना था, लेकिन जो अब हमारे हाथ से निकल गया है। ठीक है गाइज, जो हमारे लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और हमको इसको याद रखना है कि रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक बनाना था। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर खबरों में था, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है महाराजा मार्तंड वर्मा। महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि 18वीं शताब्दी में कराया गया था। तो गाइस पद्मनाभ स्वामी, यह मंदिर किसका है, यह भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि पद्म अवस्था में जो शेषनाग है उसकी ऊपर लेटे हुए होते हैं, तो जिस इसलिए इसको कहा जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है गाइस, और यह खबरों में क्यों था, आइए बात करते हैं। तो गाइस यह खबरों में था, पहली बात आपको जानना है कि ये जो टेम्पल है ये दुनिया का मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल है, यानी कि इस टेम्पल में अरबों खरबों रुपए का क्या है, सोना है, इसकी सोना है। तो ये इसलिए इसको मोस्ट रिचेस्ट मंदिर कहा गया है। तो और ये कहाँ पर है, ये है केरल में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह क्या है, स्थित है यह मंदिर। तो गाइस यह खबरों में क्यों था, यह खबरों में था कि जो इस मंदिर के जो पुजारी थे वो कौन हुआ करते थे, जो केरल के जो एक राजवंश था जिसको मार्तंड जो राजा थे, महाराजा मार्तंड, इन्हीं के जो राजवंश थे, इन्हीं के जो कुलीन जो अब सदस्य हैं वर्तमान में, वो ही इस मंदिर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जो एक अमेंडमेंट हुआ था, 26th अमेंडमेंट 1971 में अमेंडमेंट हुआ था और उनसे इस अधिकार को छीन लिया गया था। यह रूल, इसमें शासकों की परिभाषा बदल दी गई थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे यह अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपको याद रखना है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में इंदिरा गांधी जी के समय पे यह अमेंडमेंट हुआ था। इसमें रूलर्स की परिभाषाएं बदल दी गई थी और जिसके तहत जो मार्तंड जी के जो अब कुलीन जो उनका जो परिवार है, वो उनसे यह अधिकार छीन लिया गया कि जो आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर की जो आप सेवा करते हैं अब आप वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो इसकी सेवा का हक है वो किसको चला जाएगा, स्टेट को चला जाएगा। तो उनके जो वंशज हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह केस डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का अब इसमें वर्डिक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कस्टम के आधार पर यह जो मंदिर की सेवा है वो राजघराने के हाथ में ही रहेगी और उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो राजघराना ही करेगा। तो गाइस कस्टम के आधार पर इसने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जो कि आपको रखना है याद। और 26 अमेंडमेंट अब न्यूज़ में है, तो ये आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, तो गाइस देख लीजिए, ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और जो कहाँ पर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑनलाइन एजुकेशन लेने वाले विदेशी विद्यार्थियों को घर भेजने का अपना फैसला बदला, वे कौन से वीज़ा थे। तो गाइस आपने कुछ समय पहले मैं आपके लिए खबर मैंने कवर की थी, जिसमें कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने जो विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम था उनको मना कर दिया और उन्हें अपने घर जाने के लिए वापस कह दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपना फैसला बदल लिया है और उन्होंने दोबारा से इसको मंजूरी दे दी है। क्यों दे दी है मंजूरी, क्योंकि वहाँ की जो एक फेमस जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है,
उसने इनके इस बात के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो वो वीज़ा कौन से थे? वो थे F1 एंड M1 वीज़ा, जो कि एजुकेशनल वीज़ा हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, वीज़ा एजुकेशनल वीज़ा हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थी आज का लास्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो की तरफ, जो है हाल में WHO ने माना कि डैश आकार की बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। तो गाइज इसका आंसर है <5 माइक्रोन्स, इसका आंसर होने वाला है। तो गाइज क्वेश्चन फॉर यू है, आज का क्वेश्चन है CIIITC स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता है, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज।